जोरदार तालियों से अभिनंदन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत माता की। भाई ऊपर से आवाज कम आ रही है, एक बार फिर से लगाते हैं। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पे उपस्थित हम सबके बहुत ही आदरणीय, इस देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस सड़कों को राष्ट्र निर्माण का आधार बना दिया, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के लिए जोरदार, जोरदार इसको बोलते हैं क्या? हाँ, युवाओं वाली ताली आनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि आज यहाँ युवा भाई और हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे बहुत ही जुझारू और दिल्ली के लिए हमेशा खड़े रहने वाले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई हर्ष मल्होत्रा जी को भी जोरदार तालियों से प्रणाम। माननीय सांसद आदरणीय रामवीर सिंह विधुड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, बांसुरी स्वराज जी और हमारे संगठन महामंत्री जो पर्दे के पीछे रहकर भी हमें जितना बल देते हैं, ताकत देते हैं, काम करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, आदरणीय पवन राणा जी को भी जोरदार तालियों से। दिल्ली के प्रथम नागरिक, दिल्ली के महापौर आदरणीय प्रवेश वाही जी, बहन मोनिका पंत जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई विष्णु मित्तल जी और मेरे सामने उपस्थित आदरणीय सभी कार्यकर्ता साथी बंधुओं बहनों, मैं क्योंकि आज विशेष रूप से हमारे युवा मोर्चा के साथी यहां आए हैं। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, क्या थे, क्या किया उन्होंने कि आज 125 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा है। अब मैं एक ऐसे दूरदर्शी नेता को, जिनका परिचय मैंने पहले भी दिया था, जिनका काम करोड़ों भारतीय हर दिन देखते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को कि वो आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, और सभी युवा साथियों से कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और राज्य मंत्री के रूप में मेरे साथ कार्यरत दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय पवन राणा जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय रामवीर जी, आदरणीय योगेंद्र जी, सुश्री बांसुरी जी, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही जी, उपमहापौर मोनिका जी, आदरणीय विष्णु मित्तल जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, हमारे प्रेरणा स्तोत्र
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको अभिवादन करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे देश का जो इतिहास है, स्वाधीनता का इतिहास जो है, वो अनेक देशभक्त और स्वातंत्र्य वीरों के बलिदान से लिखा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे नेता थे कि उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी ये बहुत विद्वान शिक्षाविद थे और उनके जीवन में उनकी ये विशेषता थी, शिक्षा का संबंध अध्यात्म के साथ जोड़कर हमने शिक्षा देनी चाहिए, इस बात को उन्होंने जीवन में स्वीकार किया था। स्वाभाविक रूप से उनके संस्कार आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके व्यक्तित्व पर हुए और उन्होंने भी शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया, योगदान दिया। जब हमारे देश को स्वाधीनता मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला मंत्रिमंडल बनाया। उसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शरीक किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक मंत्री के रूप में देश के उद्योग विकास के लिए एक नीतियां बनाई और ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, इसका पाया, उसका बेस उनने उनके कार्यकाल में डालने का काम किया। पर जब कांग्रेस के तुष्टीकरण के नीति के कारण कुछ गंभीर सवाल देश के भविष्य के लिए खड़े हुए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया। उसका मूलभूत कारण यही था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की निर्मित होने के बाद हमारे देश में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नीतियों के अनुसार कश्मीर के मुख्यमंत्री को वजीर आलम कहा जाता था और केवल वजीर आलम नहीं कहा गया। तो एक ही देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान कैसे होंगे, ये सवाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उपस्थित किया। कश्मीर जाने के लिए परमिट लगता था और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये देश की संविधान के खिलाफ है, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। इस बात को लेकर जो 370 कलम था वो रद्द होना चाहिए और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ये भारत का अविभाज्य घटक है, ये बात उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ देश के सामने रखी। आपको याद है कि जनसंघ के कार्यकाल पे में जब थोड़ा समय मैं भी बहुत विद्यार्थी था, युवा था, तो एक नारा दोहराया जाता था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। बहुत लोकप्रिय नारा था। और दूसरा नारा था, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रेरणा स्त्रोत के रूप में राष्ट्रभाषा का जो राष्ट्रवाद का जो भाव था, उस भाव के आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब इस्तीफा दिया तो उसके साथ साथ उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान की राजनीति विशुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर होनी चाहिए। और उसी समय यह घटना हुई कि 1947 में गांधी जी की हत्या होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बंदी लाई गई। संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन था और इसलिए जब संघ पर यह बंदी लाई गई तो उस समय के सरसंघ चालक गोळवलकर गुरुजी और संघ के नेताओं को यह महसूस होने लगा कि हमारे विचारों की, राष्ट्रवाद की आवाज उठाने वाला कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई पार्टी चाहिए जो पार्लियामेंट में हमारी बात कर सके। और उसी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परम पूजनीय गोळवलकर गुरुजी के साथ मुलाकात हुई
और उस दोनों के विचारों के आधार पर विचार विनिमय करके भारतीय जनसंघ की 1952 में स्थापना हुई। और जनसंघ की जो स्थापना हुई उसके पीछे जो मुख्य विचार था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारे विचारों का आत्मा है। आज भी हमारे राष्ट्र हमें सर्वोपरि है। हमारे सुरक्षा के दृष्टि से हमारी अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के रूप में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए एक समय का इतिहास, संस्कृति और विरासत ये बताती है कि हमारा राष्ट्र कश्मीर नहीं तो कंधार तक था और आज दुर्भाग्य से हमारा देश विभाजित हुआ। हम एक राष्ट्र बने और राष्ट्रवादी उस विचारों का प्रेरणा स्रोत रहे। इस भाव को जगाकर भारतीय जनसंघ के कार्य के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहले अध्यक्ष के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की। और उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। जम्मू कश्मीर में जो परमिट राज था, हमारे संविधान का 370 कलम था। हमारे देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान थे। इन बातों का विरोध करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकल पड़े। और आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पठानकोट में जहां से वो एक ब्रिज है, वहां से लेकर वो आगे जब कश्मीर जाने के लिए निकले, उसके बाद में उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में रखा गया और जेल में रखने के बाद जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा को एक बहुत बड़ा धक्का उनके मृत्यु से हुआ। उस समय भी यह चर्चा थी और आज भी लोगों में इस बारे में भावना है कि उनकी जेल में मृत्यु कैसे हुई, और उसके बारे में लोगों के मन में संशय था। पर कांग्रेस के राज में दड़पशाही को अपनाकर उन्होंने जनसंघ की पूरी विचारधारा को समाप्त करने के लिए जी जान से कोशिश की। मुझे बहुत खुशी है कि पठानकोट में जहां आखिरी से जम्मू कश्मीर की सीमाएं शुरू होती है, वहां पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था और मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य प्रतिमा वहां निर्माण हुई और उस प्रतिमा का उद्घाटन आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, हमारे सभी मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में वहां हुआ था। दुर्भाग्यवश आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पास नहीं है, पर एक बात जरूर है कि कोई भी सत्ता किसी व्यक्ति को नष्ट कर सकती है, किसी व्यवस्था को नष्ट कर सकती है, कि पर मन के अंदर छुपे विचारों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और इसलिए 1952 में जनसंघ के बारे में अनेक प्रकार का दुष्प्रचार किया गया। जनसंघ जातिवादी है, सांप्रदायिक है, यह प्रचार किया गया, जबकि जनसंघ में पहले से लेकर सामाजिक समता और आर्थिक समता पर हमने जोर दिया। उस समय कांग्रेस बड़े अभिमान के साथ एक शब्द का प्रयोग करती थी, उसका नाम था सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता। आप जब लोग सब युवा लोग हैं, घर में जाकर इंग्लिश डिक्शनरी निकालो और इंग्लिश डिक्शनरी में सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या लिखा हुआ है निकालो। सेक्युलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी और राजीव गांधी जी अगर धर्मनिरपेक्ष थे, तो उनको मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को बुलाकर उनको मंत्राग्नि क्यों दिया गया? और इसलिए हमको यह अर्थ समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के राजनीति का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और यही है कि जो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, सरकार धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने
हमारे देश में हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमको समझना होगा। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत हिंदुत्व से जुड़ी हुई है, और हिंदुत्व ये जातीयवादी और सांप्रदायिक शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है, और उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व ये कोई धर्म उपासना पद्धति से नहीं है। हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति है। और आपको याद होगा कि जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में शिकागो में गए थे, तब उस समय स्वामी विवेकानंद जी का भाषण बहुत ही ऐतिहासिक भाषण है। विवेकानंद जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। ये कहने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूं। आप किसी भी धर्म को या किसी भी भगवान को मानते हैं, वो श्रेष्ठ है। और अंततोगत्वा किसी भी भगवान को अगर प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना वो धर्म, वो किसी विचारों के आधार पर हो, वो उसी भगवान के पास पहुंचती है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। यानी आसमान में जैसे पानी गिरता है, कुछ नदियों में जाता है, कुछ नालों में जाता है, धीरे धीरे पानी आगे निकलकर नदी से मिलकर समुद्र में जाता है, उसी प्रकार हम किसी भी भगवान को नमस्कार करने से, वंदन करने से, वो अंततः का एक ही भगवान के पास पहुंचता है। और इसलिए आप देखिए, हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत में हमने हर समय दूसरे धर्मों का सम्मान किया है, उस भगवान का भी सम्मान किया है। और आप एक बात देखिए, मैं तथ्यों के आधार पर आपको बता रहा हूं कि जिस जिस दुनिया के, विश्व के देश में मुस्लिम पॉपुलेशन 51% से ज्यादा हो गई, उस देश में न राष्ट्रवाद है, न समाजवाद है, न लोकतंत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। बता दें कि इस वक्त हम सिविक सेंटर में खड़े हैं, जहां पर एक युवा सम्मेलन रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज 125वीं जयंती है, जहां पर फूल और माला चढ़ाकर यहां पर लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस सिविक सेंटर पहुंचे और युवाओं का हौसला बढ़ाया। बता दें कि उनकी चर्चाएं की गई, उनका इतिहास पढ़ाया गया। देखना यह होगा कि पिछली सरकारों ने जो इतिहास दबाया था, आज वो इतिहास हमारे यहाँ सामने उजागर हो रहा है। वहीं बता दें सिविक सेंटर अंदर इस पहली बार देखा गया है कि पूरा राष्ट्रगान गाया गया था, यानी कि जिस तरह से राष्ट्रगान को कंठपाठ किया गया था, आज पूरी तरह से गाया गया और सभी ने बड़ा ही उसका स्वागत किया। देखते रहिए दिल्ली से सरल न्यूज की ये खास रिपोर्ट, अजय चौहान।